चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे अपलोड हो चुके हैं और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। जिन्होंने पहले नहीं देखा पहले जाकर वो देख लो, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 5th चैप्टर का मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला हमें इस चैप्टर का नाम बताया जा रहा है, जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद, क्योंकि जनता जो थी अब उन लोगों को उनकी बातें, ब्रिटिश सरकार की जो बातें हैं ना पसंद आने लगी थी, वो विद्रोह करने लगे थे। तो वो जो इस ईयर में हुआ है, तो वो कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, सब इसमें हम पढ़ेंगे। नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों और जनता पर उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी, सिपाहियों, सब पर एक तरह से सबके ऊपर एक असर पड़ रहे थे और असर भी पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं से ठेस पहुँचती है, उनका लोग किस तरह विद्रोह करते हैं। नवाबों की छीनती सत्ता, कि नवाबों ने कैसे सत्ता छीनी थी या उनसे कैसे छीन गई, सब कुछ इसमें है। नवाबों की छीनती सत्ता, जो पहले नवाब थे वो अब वो हट चुके थे। अब ब्रिटिश लोगों ने खुद ही कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब जो ब्रिटिश थे वो अब वहाँ के किंग बनना चाहते थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वहाँ का राजा मान ले, लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे। क्योंकि हमने पिछले में पढ़ा था, ब्रिटिश लोगों ने ये रूल बनाया कि जिस राज्य का अगला वारिस नहीं होगा या वो राजा वहाँ पे मर जाता है, तो जो पूरी रियासत सत्ता है वो ब्रिटिश के हाथों में आ जाएगी। तो झांसी की रानी ने ये कहा कि जो मेरा मुंह बोला बेटा है, आप उसको राजा बना दो। ये एक जो था बात रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश लोगों से कहा, राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तल पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता के जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैन्य की ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन सब के निवेदनों को ठुकरा दिया। मतलब ये लोग जो रिक्वेस्ट करते, जो अपनी बातें रखते थे, ये ब्रिटिश लोग उनको मना कर देते कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन के दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली से कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही जो थे वो किस तरह काम करते थे, तो बेसिकली गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इनके कारण उनकी पीढ़ियों
कि जो पुरानी ज़मीनें थी हाथ में निकलती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने रूल बनाया था कि अगर वो कर या टैक्स लगान नहीं चुका पाएंगे तो हम उनकी ज़मीन अपने कब्ज़े में ले लेंगे। तो यहाँ पर वही बातें बता रहे हैं कि जो उनकी पीढ़ियों की ज़मीन है वो ज़ब्त कर ली जाएगी लगान टैक्स वगैरह कर नहीं चुकाने पर। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय लोग सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम अपनी धार्मिक भावनाओं और असंस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनके धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ लोगों का मानना था। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिल गया तो उन्होंने हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हुक्म का मतलब होता ऑर्डर। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा हम समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे, उसके बदले आप हमें जो रोड है रास्ता वाला है वहाँ से ले जाओ। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र भी पार करना पड़ सकता है। ठीक है, ये रूल था। सिपाही गांवों के हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। मतलब कि सिपाहियों का भी आगमन कर रहा था कि वो विद्रोह करे। जैसे किसान लोग परेशान थे तो वैसे ही जो सिपाही लोग थे वो भी परेशान थे, क्योंकि वो भी अपना घर बार छोड़कर आए थे और उनको जो सैलरी है वो भी कम मिल रही थी इस वजह से। तो वो भी अब विद्रोह की टीम में आने लगे थे धीरे धीरे। सुधारों पर प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन देना। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से भारतीय का जो रूल रेगुलेशन कल्चर है वो ठीक नहीं था। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। सती प्रथा वो होता है, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी यानी कि वाइफ, उसको भी आग में जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को रोका गया और जो विधवा औरत थी वो दोबारा शादी कर सकती, ऐसा नया कानून बनाया गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसको दबाने की कोशिश करने लगे, और इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी ट्रांसलेशन में, तो इन्होंने क्या करा, सबको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि ये लोग भी सेम हमारी मतलब उनकी जैसी भाषा इंडियन बोलने लगे, भारतीय लोग। तो इसका बढ़ावा बढ़ता गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटान का भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। यहाँ पर जो ऊपर एक कानून हमें बताया गया था सती प्रथा, ये सिर्फ अंग्रेजों का आइडिया नहीं था, ये जो भारत के कुछ लोग हैं ये उनका आइडिया था रोकने का। उन्हीं लोगों ने कानून चलाया, बस ये बिल पास करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये उस टाइम पे रूल कर रहे थे। इस कानून के प्रावधान में यह बताया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। मतलब वो अपना पहला वाला धर्म छोड़ दे और नया धर्म अपना ले तो हम उसकी संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं। एक तो बदल रहे हैं, ऊपर से ज़बरदस्ती कर रहे हैं जो नहीं बदल रहे हैं, और उनके जो पुराने धर्म कर्म हैं उन सब का वो एकदम बैन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार के जो आंदोलन के बारे में आप पहले 7 में पढ़ोगे। इसी में जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए स्रोत 1 और 2 पढ़ें। 84 नियमों की सूची, यहाँ पर एक छोटा सा बात बताई गई है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव जो कि मुंबई है, उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखे पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में
भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों को मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने, यानी कि जो वहाँ के थे, बताया जा रहा है कि नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी थी। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। ये राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी की गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी जाएगी। इतनी बड़ी बात हो रही थी उस टाइम पर। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने लड़ाई करने के लिए और उनको अलग करने के लिए। जल्दी ही हर टुकड़ी का उत्तेजना में छा गई। जितने भी टुकड़ी मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप बने थे। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों से मिलता है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोही के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था, क्योंकि जो सीताराम का बेटा था वो विद्रोह में लगा हुआ था। अपने सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि उन्होंने जो भी अपने जीवन में काम करा उनको कहा कि आप इन सब चीज़ों को लिखो। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण, यानी कि जो भी उनको याद था, उनको लिखा। नॉरगेट ने उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया, मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा और फॉर्म सिपाही टू सूबेदार, सिपाही के सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदाइशों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़े डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। यहाँ पर उस टाइम की एक चित्र बनाई हुई है। मेरठ में विद्रोही सिपाही, जो सिपाही के अफसर थे, वो हमला करते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। क्योंकि उस टाइम की कच्चे मकानें हुआ करती थी तो आग लगाना बहुत ही आसान था, बहुत जल्दी जल जाता था। फिर वो आगे बताते हैं, संयोग से इसी समय सरकार के हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, यानी कि उनको प्रैक्टिस करवाया। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी हर एक रेजिमेंट का उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उन सबके मजहब में चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मैंने पहले ही जिक्र किया था कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे, स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबका ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है।
क्योंकि हिंदू लोग जो हैं गाय को अपनी माता मानते हैं और मुसलमान सूअर को बहुत बुरा मानते हैं। तो इसीलिए जो हिंदू मुसलमान के सिपाही थे वो तो उन राइफल से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे तैयार के, ताकि इसके इस्तेमाल से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं और दोनों अपना धर्म छोड़कर वो ईसाई बन जाए। ये लोगों ने कहानी गढ़ी कि ऐसा ब्रिटिश सरकार चाहती है, इसीलिए उन्होंने सूअर और गाय के चमड़े का लेप इस पर लगाया है। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी है। ये सीताराम पांडे द्वारा लिखी गई कुछ बातें थी। आप उनकी पूरी बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी और नॉलेज मिल जाएगी कि और क्या करते थे, कैसे कैसे काम हुआ, कैसे कैसे रूल बनाए गए थे और वो खुद कैसे मजबूरी में फंसे थे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो यहाँ पर जो सैनिक ने विद्रोह करा, सैनिक के लोगों ने, तो वो अब जन मतलब कि लोगों का भी विद्रोह बन गया, क्योंकि सैनिक को पसंद नहीं था, लोगों को भी पसंद नहीं था, तो दोनों मिलके एक बड़ा युद्ध चाहते थे उसे रोकने के लिए। ठीक है, जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन गया, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, मतलब कि एक ग्रुप बनाते हैं वो सब, क्योंकि सभी ब्रिटिश सरकार को गलत मानते थे, उनका विद्रोह करना चाहते थे। तो उनका विद्रोह करने के लिए सब मिल गए। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह में जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत की कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्यक लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष था। सैनिक विद्रोह आप समझ गए, पर यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट दिया, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। मतलब कि जो उनका लीडर होता है ना सैनिकों का, अगर उनकी बात वो मना कर दे और अपनी चलाने की कोशिश करे, बेसिकली इतना ही होता है। तख्ता पलट का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तख्ता पलट में भी लोग ऐसे करते हैं कि जो राजा होता है उसको धोखा देने के लिए एक दिन पहले तो पूरी टीम बनाता है अपना बहुत बड़ा, फिर उसी राज्य के जो राजा होते हैं उसको धोखा देकर उसको गद्दी से हटाकर दूसरा बैठता है। यहाँ पर मेरठ से दिल्ली तक का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस वाले चैप्टर से आपको डेट वेट भी मिलते जाएंगे। पहले आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, 6 वाला, 7 वाला या 8 क्लास के 1 2 3 4, सब में हमने ईयर बाय ईयर पढ़ा है, लेकिन अब वो लोग पूरा पूरा डेट लिखने लगे थे। 8 अप्रैल 1857 का युद्ध। सिपाही मंगल पांडे के बैरकपुर से अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों ने नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। 9 मई 1857 की बात। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों के प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर महाबंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। मतलब कि उन्होंने ग्रुप बनाकर जेल पर हमला कर दिया जहाँ पे उन्होंने अपने भाई बंधुओं को बांधा था। अब वहाँ पर हमला करके जिसको जेल में बंद किया था उसको बचा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतें व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने भी ऐसे करा था, उनके घर वर जला दिए थे, उनके भाई बंधुओं को जेल में बंद कर दिया था, उनको सजा दी थी, तो अब बदले का टाइम आ चुका था। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी अंग्रेजों को बोला गया है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर
आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा, क्योंकि सारे अंग्रेज तो चले जाएंगे। अगर चले जाते हैं तो कोई एक तो आएगा लीडर बन के सामने। तो यही बात बताते हैं। सिपाहियों ने भी इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश के शासन को सौंपना चाहते थे, क्योंकि जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे वो अभी जिंदा थे। उनको सिर्फ उस देश से निकाला गया था, लेकिन उसके बेटे को जान से मार दिया उन्हीं के सामने। मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली यानी कि ग्रुप 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे की दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार थे। दो दो हाथ करने का मतलब है यहाँ कि वो लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो कैसे भी करके अपनी आज़ादी चाहते थे, क्योंकि बगावत तो वो कर चुके थे और उनके टीम में भी बहुत सारे लोग थे। और वो दिल्ली बगावत करने के लिए आए तो वहाँ पे भी उनको और सारे लोग मिल गए, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। अंग्रेज का मानना था हम तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो लोग थे वहाँ पे वो लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफर को बचा लिया, उनको अपना नेता तो घोषित कर दिया। यहाँ पर उस टाइम की एक छोटी छोटी सी चित्र दी गई हुई है बहादुर शाह जफर की। ये बनाया हुआ एक ड्राइंग है। पीछे भी आपने बहादुर शाह जफर की एक पिक्चर देखी थी, जहाँ पर उनको देश से निकाला जा रहा है और उनके बेटे को मार दिया था उस टाइम पे। ये आपने पीछे वाले चैप्टर 4 में पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, कि बहादुर शाह जफर को 4 या 3 हमने बहुत पहले ये पढ़ा होगा। हाँ, चैप्टर 2 में, कि बहादुर शाह जफर को बोला देश निकाला दे दिया और इनके बेटे को इनके सामने ही मार डाला था। तो बहादुर शाह तो अभी जिंदा थे, तो इनको वहाँ का नेता घोषित कर दिया गया, क्योंकि लीडर चाहिए एक, कोई भी स्टेट या राज्य कुछ भी चलाने के लिए, वरना सारे लोग बिखर जाएंगे। तो यहाँ तक तो उनको पूरा बचाकर वहाँ का लीडर तो बना दिया, मुखिया भी बन चुके थे। बूढ़े बादशाह अपने सिपाहियों की यह मांग तो माननी ही पड़ी। उन्होंने देश भर के और मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों से एक संघ बनाने का आह्वान किया। मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए अब वो ग्रुप बनाना चाहते थे बहुत बड़ा। तो ये चिट्ठी लिखकर सबको बताया जा रहा था। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए थे। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही एक अपना इलाका का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला लेंगे, क्योंकि वो पहले भी शासन कर चुके थे, उन्हें सब कुछ आता था, लोग इनको मानते भी थे, तो बहुत ही ईजी होएगा। और ये जो है ब्रिटिश लोगों से उतना नहीं डरेंगे अब, क्योंकि विद्रोह का टीम अब बढ़ चुका था। अंग्रेजों को इस घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, मतलब उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, मतलब लोग चुप हो जाएंगे या वो अपने कंट्रोल में उसको कर सकते हैं। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया था तो स्थिति रातों रात बदल गई, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे वो पहले ही कहीं के उन्होंने रूल कर चुके होते हैं, मतलब कर चुका है, तो उनको पता है कि किस तरह विद्रोह करना है या किस तरह दूसरे अपने विरोधी टीम है उस पर कैसे हमला करना है। तो ये सब रूल उनको पहले से पता था। तो जब लोग तो पहले से इकट्ठा हुए थे ग्रुपिज्म में, तो उसके बाद जब बगावत करनी थी, उसके बाद जब बहादुर शाह जफर की जैसी बात सामने आई, क्योंकि अब वो रूलर बन चुके थे, तो बहुत सारे लोग और रातों रात आ गए उनके साथ।
और बहादुर शाह जफ़र का साथ मिलकर वो बहुत खुश थे काम करने के लिए और उनसे लड़ने के लिए, यानी कि ब्रिटिश सरकार से। उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पता है ये उनका प्रोटेक्टर एक तरह से काम करेंगे और ये जो भी कहेंगे बहादुर शाह जफ़र वो लोग उनकी बात मानेंगे, क्योंकि इनको भी आज़ादी चाहिए और उन लोगों को भी। तो सब एक साथ हो चुके थे। इससे उन्हें आगे बढ़ने में हिम्मत और उम्मीद, आत्मविश्वास मिलता है। बगावत बहुत तेज़ी से फैलने लगती है, क्योंकि लोग बहुत हो गए बगावत करने वाले, अलग अलग स्टेट के, राज्य के। और कुछ जो पहले लीडर को कैद करा था, जो जेल में बंद थे, उनको भी छुड़ा लिया गया था। तो ये सारे लोग अब बगावत पे बहुत उतर चुके थे। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए, मतलब कि वहाँ से उसका रूल हट गया, तो लगभग एक हफ्ते तक कोई नहीं विद्रोह हुआ, क्योंकि वो हट गए तो उनको कोई विद्रोह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जाहिर है खबर फैलने में कुछ ही समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। पहले एक ग्रुप ने करी, फिर दूसरे ने करी, दूसरे ने, तीसरे ने करी, फिर सारे इकट्ठा हो गए, फिर और इकट्ठा हो गया। ऐसे करके पूरा फैलता होगा और ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों में लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं को पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दादा का पुत्र नाना साहिब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिक के शहर से खदेड़ दिया। जहाँ पे ब्रिटिश शासन किया करती थी, उसके ग्रुप में घुसकर, उसके घर में घुसकर मारा। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने पेशवा घोषित करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं। मतलब कि बहादुर शाह जफ़र ने उनको बोला है, उनके ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर वो गवर्नर बनेंगे ब्रिटिश सरकार को हटाने के बाद। अब गवर्नर का जो पद है वो अब ये इनको मिल चुका था, नाना साहब को। लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीत सिकंदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया, क्योंकि जहाँ पर नवाब होंगे वहाँ पर वो एरिया बचा होगा ब्रिटिशों से। तो इसीलिए क्योंकि सबको अपना अपना एरिया बचाना था, विद्रोह हो ही रहा था। ब्रिटिश कद्र ने कभी भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में के मंडाला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी आवती बाई लोधी को 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। मतलब वो लीडर बनी और बाकी 4000 सैनिकों के साथ वो फाइट करने के लिए गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उसके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। मतलब अब ब्रिटिश शासन ने उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस वजह से भी विद्रोही टुकड़ों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उसकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन ख़त्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूदने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया, मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस हो गया। खास तौर पर वे अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग अब अंग्रेजों से बिल्कुल परेशान हो गए थे। वो इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, लोगों की ज़मीन हड़प रहे थे, उनसे कर टैक्स वसूली सब कर रहे थे, लगान ले रहे थे। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी
दुल्ला शाह की भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। समर्थक मतलब कि जो साथ देने वाले थे वो, और संख्या मतलब बहुत सारे ग्रुप में लोगों को इकट्ठा कर लिया एक ग्रुप में ही। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दी, मतलब कि चल पड़ी। इस पर बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब जो भारत के लोग थे उनको अब किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहिए थी, अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए था। तो जिन जिन को भी पता चल रहा था या जिनके पास भी टीम थे वो सब अब साथ साथ आने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे। यहाँ से मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप इसको रिवाइज करो।